हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधुर गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो और चैप्टर। कंसिडर करो द फॉलोइंग सिचुएशंस डेली लाइफ की और सोचो कब क्या होता है जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर में रख देते समर्स में, या फिर जब एक आयरन तवा या फिर नेल या फिर पैन वो उसे हम छोड़ देते ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब नमी वाले एटमॉस्फेयर में। जब ग्रेप्स फर्मेंटेड होते हैं तब क्या होता है, और जब फूड को जाता है तब क्या होता है, जब हम रेस्पायर करते हैं और तब क्या होता है। तो ठीक है, तो इन्हीं सवालों का आंसर फाइंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी ऊपर। तो उससे पहले हम लोग ये पढ़ लीजिए। उससे पहले हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है कि कब क्या हुआ था। इन सभी सिचुएशंस में जो नेचर है और आइडेंटिटी है इन सब्सटेंस की, वो कहीं ना कहीं चेंज हुई होती है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में। जब एक केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है वो भी हुआ, मतलब वो हुआ होता है, साथ में केमिकल रिएक्शन भी हुई होती है ना। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक केमिकल रिएक्शन यू में परहैप्स यू वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है एक्चुअली में, है ना। हम ये कहे जानेंगे कब एक केमिकल रिएक्शन है वो हुई है, कब कहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है, या फिर उसने पार्टिसिपेट किया है, या फिर उसने कहीं ना कहीं प्लेस लिया है ना। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 1.1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। इसमें हमको सबसे पहले क्वेश्चन मीन्स चेतावनी। ये इसलिए दी गई है ताकि ये चेतावनी में ये दी गई है कि जो एक्टिविटी है ये इसमें दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इसमें टीचर की सहायता चाहिए होगी या फिर टीचर गाइडेंस चाहिए होगी ना। इट वुड बी बेटर, ये बेटर होगा अगर जो स्टूडेंट है वो वियर कर ले, फिर पहन ले सूटेबल आई ग्लास, उसके फेस के अकॉर्डिंग सूटेबल वो आई ग्लास पहन ले, है ना। सबसे पहले हमने एक मैग्नीशियम रिबन ली 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। वी क्लीन इट बाय यूजिंग अ सैंड पेपर। हाँ, we clean it because we clean it to remove the we clean the magnesium ribbon we clean the magnesium ribbon to remove the protective layer of magnesium oxide। ओके ठीक, तो अब इसे हम लोग होल्ड करेंगे टोंग्स के ऊपर से, मतलब चिमटी के साथ इसको होल्ड करेंगे और उसको जलाएंगे स्प्रिट लैम्प से या फिर बर्नर से, और इसकी जो एस है मतलब जो राख है उसे कलेक्ट करेंगे वॉच ग्लास में एस सोन फिगर 1.1, जैसा कि मैं फिगर 1.1 में दिखाया गया है। अब बर्न करो मैग्नीशियम रिबन को कि हम इसको तब जिसको जलाएंगे इतनी दूर रख के जलाएंगे जितना हमसे पॉसिबल हो सके, इतनी दूर रख कर जलाएंगे जिससे कि जो ये हमारी आंखों पर कोई इफेक्ट ना डाल सके। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ओके ठीक है, यू में ऑब्जर्व डेट, हम ऑब्जर्व करेंगे जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलती है एक डेजलिंग वाइट फ्लेम का, बहुत ही तेज़ सफ़ेद रोशनी के साथ, और बदल जाती है वाइट पाउडर में। ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये फॉर्म जो होता है इसलिए क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर गई होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। जब भी हम कहते हैं हमने किसी चीज़ को बर्न किया एयर में, तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कह रहे होते हैं कि वो जो चीज़ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी। ओके, अब एक्टिविटी 1.2 पढ़ते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसमें पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्यूशन ऐड किया। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट इन दिस केस द लेड डिस्प्लेसेस potassium from its salt solution which is iodide, lead iodide, and potassium displaces lead from its salt solution which is nitrate। मतलब जो लेड है उसने पोटेशियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से यानी कि आयोडाइड से डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा। और पोटेशियम ने नाइट्रेट को कर दिया तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। हम इसमें व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें क्या है जो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा लेड आयोडाइड का, येलो विच इज़ येलो कलर, विच इज़ इन येलो कलर। ओके, अब एक्टिविटी 1.3 पढ़ते हैं। हम एक्टिविटी 1.3 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें दिया है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। फिगर 1.2 में हमको दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। फिगर 1.2 ये रहा फिगर 1.2, इसमें दिखाया गया क्वेश्चन जो है इसको हम लोग एसिड को ढंग से पकड़िए, हैंडल विथ केयर, है ना। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या होता हुआ, जिंक
जिंक ग्रेनुल के साथ क्या होता हुआ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो टच करूँ पहले कॉन्ट्रोल फास्ट कर टेस्ट ट्यूब को। इज देयर एनी चेंज इन दिस टेम्परेचर? यस, द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्लास विल रेज, मतलब इंक्रीजेज और इंक्रीजेज, जो टेम्परेचर था इस ग्लास का वो इंक्रीज हुआ। देखिए, हमने कोई भी कॉन्ट्रोल फास्ट, कॉन्ट्रोल मतलब कोन की टाइप की ऐसी वो हमने ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें थोड़े जिंक की जो ग्रैनुअल्स थे उनको ऐड कर दिया, फिर उसको हमने कॉर्क की हेल्प से बंद कर दिया, उसका एक ग्लास ट्यूब भी उसको अंदर फिक्स किया। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डालेंगे तो क्या होगा, जो जिंक है वो जिंक इनकी रिएक्शन में क्या होगा, H2 गैस जो है वो इवोल्यूट होगी, गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब H2 गैस जो है उसका इवोल्यूशन होगा। तो ठीक है, फ्रॉम द above three activities we can say that any of the following observation helps us to whether a chemical reaction has taken place, है ना। हम ऊपर करी हुई इन तीनों एक्टिविटी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो नीचे दी गई ऑब्जर्वेशन हमको हेल्प करेगी डिटरमाइन करने के लिए कि कब एक केमिकल रिएक्शन हुई है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अब ठीक है, हम पढ़ते हैं कौन कौन सी कंडीशन से फॉलोइंग जो हमें दी गई हैं, नीचे दी गई हैं, मतलब फॉलोइंग नीचे। ओके, सबसे पहले हमें दी गई चेंज इन स्टेट, जो स्टेट है इसका वो चेंज हो जाएगा, और चेंज इन कलर, इसके कलर में भी कुछ चेंज होगा, चेंज इन गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। इसमें एक पॉइंट और होना चाहिए था जिसका नाम था शायद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि हमें यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में देखा था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट वाले सॉल्यूशंस में। एक्टिविटी 1.2 इसमें मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि लेड हाइड्राइड का एक प्रेसिपिटेट जो था वो बच गया था इस सॉल्यूशन में, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो एज वी ऑब्जर्व कि हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो चेंजेस अराउंड अस, है ना, वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि देर यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हुई हैं हमारे आसपास। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत से अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में। केमिकल इक्वेशंस, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 1.1 है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जब एक मैग्नीशियम रिबन जो है वो जली ऑक्सीजन के साथ, बर्न ऑक्सीजन में जली या फिर ऑक्सीजन के साथ जली। जब हम कहते हैं कोई भी चीज़ एयर में जल रही है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है ना। तो ये कन्वर्टेड हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो O2 थी, और O2 जब वहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे हो गई क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने बर्न करी एयर में, मैंने कोई भी चीज़ बर्न करी तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ऐसे ऑक्सीजन का रिएक्ट कर, अब ऐसे तो होगा नहीं कि यहाँ मैग्नीशियम ये मिल गया, हाँ आ गया दोनों मिल गए, नहीं, वो रिएक्ट करेगी उसके साथ। जब रिएक्ट करी तो MgO बन गया, कि अपना MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 ऑक्साइड और इसकी O की 2, तो दोनों कैंसिल हो गए बस, तो MgO। तो ऐसे इसमें मैं रिप्रेजेंट करेगा। सिंपलेस्ट वे था इन फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इक्वेशन था, वर्ल्ड इक्वेशन है, वर्ल्ड इक्वेशन ऊपर वाली रिएक्शन के लिए एक्टिविटी 1.1 के लिए वो कुछ इस प्रकार है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जिन्होंने रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। अब आपको ये पता होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जगह लेते हैं, फिर किसी भी रिएक्शन जो कि फॉर्म करते हैं कोई भी नया सब्सटेंस। रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस which take places in any chemical reaction. Okay, तो अब हम और product are those substances which can be formed after reaction of these reactions, या फिर after the reaction of these reactions between each other, amongst each other. Okay, the substance that undergo chemical reaction activity 1.1 when a magnesium and oxygen and the reactants are new substance in magnesium oxide formed during a reaction as product। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे जो NCERT में आपको दिए गए होते हैं उनका यूज़ करना होगा। इससे मतलब जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसका एक आइडिया लगेगा कि हाँ, कि इसने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी है। तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जो सब्सटेंस जो कि द सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन at reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactants
reaction. The new substance magnesium oxide are formed as a product. The word equation shows change of reactants through an arrow placed between them. इस एरो का मतलब होता है गिव, विल गिव्स, या फिर ये देता है, ये बनाता है, यहाँ से विल गिव्स. ओके, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन विल गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या है प्लस साइन? हाँ, ये प्लस साइन का मतलब होगा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. किसके साथ? इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. और जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा LHS पे रहेंगे, LHS पे, और जो रिएक्टेड होंगे वो हमेशा RHS पे रहेंगे. ओके, इस जो ये एरो है इसका जो हेड होगा वो कहाँ पे होगा? द हेड ऑफ द एरो इज इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सामने होगा, या फिर RHS की होगा. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. देखिए ये सब ये पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही. अब ये इनका कोई मतलब नहीं है. आपकी जो मेन स्टार्टिंग है वो यहाँ से है. चलिए तब भी अब इस बुक में दिया गया तो पढ़ लेते हैं, और क्या वो तो क्या जाएगा, क्या हमारा पढ़ना ही तो है. ओके, इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? यस, देयर इज अ वेरी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन जो है वो कैन बी मेड मोर कंसेंट यूज़फुल. उसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव या फिर यूज़फुल बना सकते हैं अगर हम उसमें यूज़ करें केमिकल फार्मूला वर्ड्स की जगह पर. इससे वो शॉर्टर भी हो जाएगी. अब इतना मैग्नीशियम था, उसका हम मतलब में लिखेंगे MAGNESIUM. उसकी जगह हम उसका केमिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं Mg, या फिर इसको और भी कुछ बोलते हैं. इसको एटॉमिक, जब हमने 9th में पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक सिंबल. इसका ये सिंबल है ना, इसका है. ओके, तो अब हम अगर हम रिकॉल करें जो केमिकल रिप्रेजेंट करते, ठीक है. इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एवर वर्ल्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज. अगर हम इसको रिकॉल करें तो हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2 विल गिव्स Mg. देखो जो गैस होती है उनमें हमेशा 2 लगता है नीचे. जैसे अगर हाइड्रोजन कोई गैस है तो H2, तो ये हमें क्या देंगे MgO. उसके बाद काउंट करो, कंपेयर करो नंबर ऑफ एटम्स ईच ऑफ ईच एलिमेंट. अरे क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे जो O है ना, on the left hand edge of the arrow. Okay, is the number of atom of each element are same on the both sides? No. If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same. हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिकॉल कीजिए. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन. मतलब द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो फिर क्या है, बिकॉज सेम एज नॉट फ्रॉम बोथ साइड सच ए केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड हुई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल, स्केलेटल इक्वेशन फॉर रिएक्शन, है ना. अब ये जो थी Mg प्लस O2, ये क्या है? स्केलेटल, जो कि ये बैलेंस नहीं है. ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिकॉल करो. देखो मैंने आपको पहले बताया था ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. ओके, तो पहले रिकॉल करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि हमने पढ़ा था क्लास 9th में, है ना. मास को हम ना ही बना सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में. इसका मतलब होता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. तो हमने ये 2 लॉस पढ़े थे. एक पहला था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इनमें से एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो वही हमें आज उसे हमें रिकॉल करना है दोबारा. ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं. तो क्या था ये, है ना, ये हमने अभी रिकॉल कर लिया. तो पहले हमें याद करो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमने एक्टिविटी 1.2 में जो किया था. जिंक 10 मोल्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको ऐड किया था. तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता, मतलब हाइड्रोजन गैस थी वो बनी थी, है ना, और जिंक सल्फेट बना था. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4.
ये लिखा है जैसे कि ये लिखा है Zn प्लस H2SO4 Zn SO4 प्लस H2। अब क्या है देखो, इस साइड Zn का एक है, इस साइड भी Zn का एक है ना। इस साइड SO4 का, इस साइड SO4 इस साइड SO4 का, सॉरी इस साइड S का एक है, इस साइड भी S का एक है ना। RHS में O का 4 है, इस साइड भी O का 4 है, मतलब दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। चलो अब हम एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं जो बैलेंस नहीं हो, उसे बैलेंस करेंगे। जैसे कि ये Fe प्लस H2O विल गिव्स Fe2O3 प्लस H2। तो देखो इस साइड Fe का एक है, इस साइड Fe का एक है, इस साइड Fe का एक है, जैसे देख सकते हैं इस साइड Fe का एक है H2O है प्लस Fe3O4, जो मतलब ये दे रहा है Fe3O4 प्लस H2 है ना। तो Fe का इस साइड एक है, इस साइड 3 है Fe के। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो Fe का एक है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 करने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। पहली बात मेरी एक बात, इन्हें बैलेंस करते समय एक बात बहुत गौर से सुन लेना कि कभी भी हमें फॉर्मूले में बैलेंस नहीं करना है। मतलब कि जैसे Fe तो हम जैसे यहाँ पे Fe3O4 है, वैसे यहाँ पे हम Fe3 नहीं कर सकते। हम लोग जो ये फॉर्मूला इसके आसपास ब्रैकेट बनाएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे इसके आसपास बॉक्सेस बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो हम ये है इसके जो इसमें फॉर्मूले में, केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं ला सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इसके फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करना है। जितना भी चेंज करना है हमें सारा इसके अराउंड करना है, बॉक्सेस के आसपास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम आएंगे, देखो मैंने कहा था बॉक्सेस बनेंगे Fe प्लस H2 Fe2O3, मतलब कि आप इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे Fe का एक है, इस साइड Fe के 3 है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 3 × 1 तभी तो 3 होगा। Fe में एक है, तो एक में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 Fe प्लस H2 का एक है, यहाँ पे H के 2, यहाँ पे भी H के 2 है। अब यहाँ पे O के 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4H2 करेंगे, क्योंकि O का 1 है, O के 4, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे 4H2 कर देंगे। 4H2 कर देंगे तो यहाँ पे O के H के कितने हो जाएंगे, H के हो जाएंगे 8, तो यहाँ पे 4H2 कर देंगे, बस बैलेंस। ओके, जैसे अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने कहा था H2O H के 2 हैं, कितने का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4H2 4 Fe2O3, यहाँ पे Fe3O4 में है ना, देख सकते हो आप Fe प्लस 4H2 में प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो अब जो है अभी ये यहाँ पे इस जगह पर 1.6 में ये बैलेंस नहीं है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे H के 4 × 2 4 2 8 होता है, और यहाँ पे H के 2 है केवल, तो यहाँ पे इस साइड हमें 4 का और इंटू कर, इस साइड हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 4 2 8, तब भी यहाँ पे तब होंगे बैलेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि स्टेप 4 में कि Fe के और H के आइटम्स जो अभी भी बैलेंस नहीं है। तो करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैंने अब यहाँ पे 3 Fe होगा, अभी भी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 Fe और होना था, इस जगह पर 3 Fe और होना था। ओके, सो ठीक है, सो अब यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, इसमें मैंने कहा था 4H2 हो जाएगा। उसके बाद और नीचे आते हैं स्टेप 5 में, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट को पिक करो, जो कि अभी भी बैलेंस नहीं है। तो थर्ड एलिमेंट क्या बैलेंस नहीं है, हमारा Fe बैलेंस नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना एक बहुत ही कन्वीनियंट ट्रिक्स मान दो, मतलब आपकी बैलेंसिंग को बहुत कन्वीनियंट यानी कि ईजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले कोई सबसे बड़ा कंपाउंड ले लीजिए, आप सबसे बड़ा एलिमेंट ले लीजिए, सबसे बड़ा हो। ऐसे करने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। ये वेरी सिंपल था, ये वेरी सिंपल। बस उसके बाद आपको ब्रैकेट, मतलब जब आप इसको लिखेंगे तब आपको, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए ब्रैकेट लगाए गए हैं, पर आपको रियलिटी में ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। और देखिए अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हाई शुड मैग्नीशियम बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। ये हम लोगों ने अभी करा था, हमने पढ़ा था। तो ये इसका आंसर हो गया, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन। ओके, सो अब हम लोग अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, और आगे आते हैं। अब है, हाँ, इनको राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है,
क्या है, गैस, है ना। तो हम आपको ये नहीं लिखना हाइड्रोजन गैस है, ये तो ऐसे लिख दिया H2 प्लस सी एल, H2 प्लस सी एल, 2HCl। इसको बैलेंस करने के लिए 2 का और इसमें इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल, काम खत्म। अब आगे आते हैं यहाँ पे, ये सब आप खुद कर लेना, मैं आपको केवल थ्योरेटिकल वाले बता देता हूँ बस। राइट, बैलेंस कम क्वेश्चन ये भी कुछ काम का नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप पर। सबसे पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या था, देखो सबसे पहले क्या लिया था हम, देखो हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम है दूसरे एलिमेंट का डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर, वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। नॉट डू एटम डिसएपर, ना ही वो डिसएपर होता है मिक्सचर से, और कहीं भी नहीं, ना कहीं से भी वो एपियर होता है। तो एक्चुअली जो है केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती हैं ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का बनना और मेकिंग एंड ब्रेकिंग, बनना और टूटना। बॉन्ड हम लोगों ने पढ़े थे 2 टाइप के होते हैं शायद, कोवेलेंट और आयनिक ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग करके बनते हैं, है ना। हमने देखो जैसे कि इसमें लिखा है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम्स इन 3 एंड चैप्टर 4। हम अभी स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में। हमने 9th में शायद जरा सी लाइन थी हमारी चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में इसी टाइप से इसी बॉन्ड के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। एक्टिव 1.4 पढ़ते हैं, क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, या फिर उसे हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं एक बीकर में, है ना, किसे क्विकलाइम बोलते हैं, है ना। उसमें धीमे धीमे करके पानी ऐड कीजिए, है ना, उसके बाद टच कीजिए बीकर को। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, वी फील अ चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द बीकर इज इंक्रीजिंग। ओके, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ प्रोड्यूस करने के लिए स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इन विच a large amount of heat is released. Okay, तो CaO which is quicklime plus H2O water, अब CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं फॉर्म करने के लिए सिंगल प्रोडक्ट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन टू प्रोवाइड फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे है क्या, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज, अच्छा ठीक है, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता हो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स से। देखो ये CaO है, CaO ये CaO प्लस H2 2 है ना, इनसे एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अब आप कहेंगे कि हीट एक प्रोडक्ट नहीं है, हीट जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो है टेम्परेचर में राइज होना। जब हीट होगी तभी तो राइज इन टेम्परेचर होगा। और एक बात और, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये भी है कि अगर आप कहीं पे ऐसे यहाँ पे दिख जाए हीट का मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए जिन रिएक्शंस में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये CO, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब बाहर की ओर निकल रही है ना, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ा था। और जहाँ पे टेम्परेचर मतलब जब हाथ रख के ठंडा पड़ जाए, जैसे पेट्रोल में जब हम थर्माकोल ऐड करते हैं तो जो उसके नीचे हाथ रखेंगे ठंडा ठंडा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। ओके, हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पे पढ़ते हैं, डू यू नो स्लेट लाइम, ये बहुत इससे इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप। देखो एक सॉल्यूशन स्लेट लाइम का जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ रिएक्शन 1.13 से जो फॉर्म हुआ है, वो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग वॉल्स की वाइट वॉशिंग के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हवा में हवा में फॉर्म करता है एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is CaCO3. जो केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल के लिए वो क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, ही मार्बल होता है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये मतलब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ विच इज़ प्रेजेंट इन एयर,
है ना। तो अब क्या होगा, ये एक्वस है। एक्वस मतलब आप जानते होंगे, एक्वस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, मतलब या वाटर में घुला हुआ हो, बस वो होते हैं, उसे हम लोग एक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से हमारा CO2 के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इस चैप्टर को आपको करने के लिए आपको आयंस लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको आयंस नहीं आते होंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आओ डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि C+O2 कार्बन और O2 विल गिव CO2। C जो है ये सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि कोयल मतलब कोयला, कोयल या फिर हाँ कोयल कोयला, बस फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 एंड O2, H2 प्लस O2 विल गिव्स 2H2। इसको बैलेंस किया गया है, देखिए ना। सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हों फॉर्म करने के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट, है ना, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इन एक्टिविटी 1.1 हमने एक्टिविटी 1.4 हमने ऑब्जर्व किया कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व मतलब निकली। दिस मेक्स ये इस रिएक्शन मिक्सचर को वार्म गर्म, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच आई टेल यू अब ये टेल यू बिफोर, जो कि मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। कुछ और एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, वो ये हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 + 2O2, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 + H2O। ओके, क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, तो हम लोग ये पता है, ये जो चीज़ है ये आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे और डिटेल में रेस्पिरेशन के लिए बारे में। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। हमें एनर्जी मिलती है फूड से, जो हम खाते हैं। डाइजेशन के दौरान ये फूड जो होता है ये टूटता है सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे कि राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन, इनमें मतलब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है ना। जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये टूट जाता है ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, इसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए। जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी के सेल्स में, और तो हमें पहुंचाता है एनर्जी। जो स्पेशल नेम है इस रिएक्शन का उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो कि आप चैप्टर 6 में स्टडी करोगे। ये देखिए ये C6H12O2 विच इज़ ग्लूकोज प्लस 6O2 विल गिव 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन होना खाद में, कंपोस्ट मतलब खाद कंपोस्ट मतलब खाद। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब जो कि 1.1 में, ठीक है। Mg + O2 विल गिव MgO, Mg + O2 में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इसको भी बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस करूँगा वो आप बैलेंस करके देख लेना। Mg + O2 विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना। तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चलो पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.5। हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। नोट करें जो कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन होता है ना। हीट द बॉइलिंग ट्यूब को हीट कीजिए, देखिए ऐसे, और द फ्लेम के ऊपर ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, जैसा कि हमें दिखाया गया है फिगर 1.4 में। इस फिगर में जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है, ऑब्जर्व कीजिए कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग विल चेंज इन ब्राउनिश कलर में चेंज होता है, यस, है ना। क्या नोटिस किया, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो चेंज हुआ है, यस, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस क्रिस्टल चेंजेस इनटू ब्राउन और ब्लैकिश। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। हाँ, सल्फर के जलने की खुशबू, FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4। जब हमने इसको हीट किया तो ये ब्रोकन डाउन हो गया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में।
ये SO2 SO3 गैस है, गैस है SO2 SO3 गैस है। इस रिएक्शन में हमने एब्जॉर्ब किया, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हुआ टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। सिंपल प्रोडक्ट्स को देने के लिए ब्रेक डाउन हो गया, है ना। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 into 7H2O lose water when heated. The color of the heated when heated ferrous sulfate crystal of FeSO4 into 7H2 lose water when heated। जब हीट किया जाता है और जो कलर है क्रिस्टल्स का वो चेंज होता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, उसका ये डिकम्पोज हो जाती है फेरिक ऑक्साइड में। ओके, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, जबकि SO2 और SO3 गैसेस हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और टू कैल्शियम ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन होना कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हीटिंग पे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि यूज़ होती है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में। कैल्शियम ऑक्साइड उसे हम कहते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम, जो कि हमने अभी उस वाली एक्टिविटी 1.4 में पढ़ा था। इट हैज़ मैनी यूज, इसके बहुत से यूज हैं। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट when decomposition reaction is carried out by heating. It is called thermal decomposition. देखा, इससे पहले आपको पता चलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन आर दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which a compound splits or broken down into simpler substances. Compound or broken down into simpler substances or compound or broken down into compound breakdown down या फिर और it spills into simpler substance या फिर compound spills or broken down to give simpler products. Okay, तो ठीक है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is known as thermal decomposition. ओके, CaCO3 हमने इसको हीट किया तो क्या बना, CaO प्लस CO2। CaO मतलब डिकम्पोज हो गई, डिकम्पोज हो गई है किसमें, CO में और CO2 में। एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, जो कि हमें दिया गया एक्टिविटी 1.6 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, शायद आता भी है मेरे हिसाब से, ये आया है बहुत से शायद एग्ज़ाम्स में। तो ये जो है ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो अनदर एक दूसरा एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो हमें एक्टिविटी 1.6 में दिया गया है। हमने लिया 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर एक बॉइलिंग ट्यूब में, है ना। हमने उस बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड किया टोंग्स के साथ, चिमटी के साथ, और उसको हीट किया एक फ्लेम के ऊपर ना, जैसे कि मैं फिगर 1.5 में दिखाया गया है। ये रही देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। व्हाट डू ऑब्जर्व, नोट डाउन चेंज इफ एनी। हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। उसको बॉयल भी किया है ना, ठीक है, ऐसे आगे दिया गया। हम ऑब्जर्व करेंगे एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स का एमिशन मतलब बन, है ना। जो फ्यूम थी क्या थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये फ्यूम क्या थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन डेट टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन जिसमें टेक्स प्लेस थी वो ये थी, PbNO3 का होल ट्वाइस। मैंने आपको बोला था जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर दीजिए, बस खत्म। 2 PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 विल गिव्स 2 PbO 4 NO3 प्लस O। तो गाइस अब हम परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, क्या है एक्टिविटी 1.7। ठीक है, इसमें हमको दिया गया है कि हमें एक प्लास्टिक मग लेना है, उसमें 2 होल्स करने हैं उसके बेस पर, है ना, और उसमें फिट कर देनी है रबर। उसमें क्या फिट करनी है, रबर फिट करनी है हमें। रबर फिट, रबर स्टॉपर फिट करने हैं, जैसा कि मैं फिगर 1.6 में दिखाया गया है। हाँ, जो मतलब इसलिए फिट की जो गैस निकलेगी ना इस एक्टिविटी के बाद, वो नीचे से लीक ना हो, या फिर हम कह सकते हैं ये जो वाटर है ये इसकी लीकेज ना हो, इसलिए हमने रबर स्टॉपर्स फिट कर दिए हैं। और कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी, उसके बेस में कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी फिट कर दिए, इनके 2 होल्स है ना। तो अब क्या हुआ, अब कनेक्ट कर दीजिए इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ। देखिए इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड और एनोड, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ओके, मैं तो कर दिया अब हमने कनेक्ट। उसके बाद इस मग में इस वक्त को वाटर के साथ फिल कर दीजिए। और उसमें थोड़े से, है ना, सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, जिसमें इलेक्ट्रोड थोड़े से हल्के हल्के डूब जाएँ, है ना। उसमें थोड़ी सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लीजिए। देखिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला टू मेक द वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, है ना। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब होगी जो कि फिल्ड वाटर से, है ना, पानी से भरी हुई हो। इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, उन्हें इन्वर्ट कीजिए उन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स से, ओके। एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन, इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच कर मतलब स्विच जो है ऑन कर दीजिए, करंट को ही छोड़ देना है कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब, कुछ समय के लिए। हम ऑब्जर्व करेंगे बबल्स का फॉर्मेशन होना दोनों इलेक्ट्रोड्स में। ये जो बबल्स हैं डिस्प्लेस कर देंगे वाटर, दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से जो वाटर है उसको डिस्प्लेस कर देंगे ये बबल्स। जो वॉल्यूम थी गैस जी की जो कलेक्टेड बॉन्ड दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या वो सेम थी? नो, दिस इज़ नॉट सेम, बिकॉज व्हेन H2O ब्रेक डाउन H2O मतलब H के जो हैं वो 2 एटम होंगे और O का 1, तो इसका मतलब H जो है वो ज़्यादा है O के कंपेरिजन में, ओके। ठीक है। वन द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्ट टू एज, जब एक बार दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं वो भर जाएं इन गैसेस के साथ, तो हमें रिमूव कर देना, उसको आसानी से हटा देना है। रिमूव केयरफुली, उन्हें हटाना आराम से। ये टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल क्लोज टू द माउथ, है ना। इन्हें टेस्ट कीजिए एक बार एक कैंडल को बर्न करके क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के माउथ से बिल्कुल क्लोज, टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है उसके बिल्कुल क्लोज से। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको बता दूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्हें हम पहचान करेंगे कैसे इनकी। देखिए, जो ऑक्सीजन है जब हम उसके पास किसी फ्लेम को ले जाएंगे तो क्या होगा कि जो फ्लेम है वो और तेज़ हो जाएगी, और जब हम इसके हाइड्रोजन के पास लेकर जाएंगे फ्लेम को तो पॉप की साउंड आएगी, है ना। और CO2 एक बोनस टिप है ये CO2। तो क्या होगा, जब हम CO2 के पास कोई भी बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। आपने देखा जब हम जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इनमें भी CO2 गैस फिल होती है, ओके। क्वेश्चन, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, ओके, है ना। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, हर एक केस में क्या हुआ, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोजन इन द कैथोड द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड इन द एनोड द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। These gases are present in H2O 2:1, okay. उसके बाद हमें आना है यहाँ पर, ओके। एक्टिविटी 1.8, लगभग 2 ग्राम हमने सिल्वर क्लोराइड लिया एक चाइना डिश में, है ना। उसका कलर क्या, व्हाट इज इट्स कलर। ऑब्वियस सी बात है यार, वाइट होगा, वाइटिश होगा ना। और जब प्लेस करिए चाइना डिश को, जो सिल्वर है उसका कलर कैसा करे, प्लेस जैसे चाइना डिश को थोड़ी समय के लिए सनलाइट में रख दीजिए कुछ समय के लिए। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर, मतलब देखिए Cl जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास Ag विच इज़ ग्रे कलर, ओके। यू विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड, मैंने कब से कहा था, जो ग्रे में हो जाएगा इन सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। मैंने आपसे पहले कह दिया था सिल्वर क्लोराइड है ये Ag और Cl में टूट जाएगा, जो Cl है वो गैस बन के उड़ जाएगी, ओके। इसका जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इसी तरह से बिहेव करता है, कुछ ना कुछ सिल्वर क्लोराइड की तरह, ओके। इसी मतलब इसी वे में बिहेव करता है, सिल्वर क्लोराइड की तरह ही बिहेव करता है ये। तो जैसे कि AgBr हमने इसको सनलाइट में रखा तो ये क्या हुआ, जो Ag है वो Ag और Br अलग अलग हो, जो Br है वो गैस बन के उड़ गया, ओके। नेक्स्ट है इन द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती थी पहले, है ना। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी फॉर्म एनर्जी हो रही है इस रिएक्शन में, हाँ। वी हैव सीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए ये जो थी ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन थी और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन थी और ये थी हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन इलेक्ट्रोलाइट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी
then it is known as electrolytic decomposition. And when a decomposition reaction is carried out by sunlight, then it is known as or we call this reaction photolytic decomposition reaction. Okay. अब हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसमें एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, है ना, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को ब्रेकिंग डाउन करने के लिए. रिएक्शन इन विच एनर्जी रिजर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये जो रिएक्शन थी सारी ये कैसी थी? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें क्या हुई थी? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी. देखिए इस सल्फोलाइटिक वाले में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई थी, इस वाले में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एब्जॉर्ब हुई थी, है ना. इस वाले में हमने हीट ही किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन थी ये. ओके. अब आते हैं कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड. बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2. हाइड्रा ऑक्साइड की 1. तो BaOH का होल ट्वाइस. उसमें 1 ग्राम अमोनिया क्लोराइड मिक्स कीजिए. 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड उसे मिक्स कर दीजिए, है ना, एक ग्लास रॉड की हेल्प से. और उसका जो बॉटम टच कीजिए अपनी पाम से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि जब हम उसको टच करेंगे तो वो हल्का हल्का में ठंडा ठंडा महसूस होगा, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ओके. ए सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स इन यूज फॉर वाइट वॉशिंग, हमने पढ़ लिया था वहीं पर, है ना. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. ये सब्सटेंस क्या था? CaOH का होल ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर वाइट वॉशिंग. पर अब अगर हमसे ये पूछेगा, देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं. देखो ये रहा CaOH का होल ट्वाइस. पर ये बना कैसे? तो हमें ये लिखना है, यहाँ से हमें ये लिखना पड़ेगा. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिखना पड़ेगा हमें. उसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O विल गिव्स CaOH का होल ट्वाइस. ओके. आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर. चलिए अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, है ना. नेम द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स. इसकी रिएक्शन बताइए जो कि आपने पहले हम बताई थी, है ना. CO जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करा, है ना, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट, वाटर के साथ क्या रिएक्ट करा? CO. तब उसने क्या बनाया? CaOH का होल ट्वाइस. CO प्लस H2O विल गिव CaOH का होल ट्वाइस. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. देखो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा यूज फॉर वाइट वॉशिंग CaOH का होल ट्वाइस. इसमें पहले में हो जाएगा क्या होगा? CO इस वाले में नेम द सब्सटेंस एक्स यूज फॉर राइट इट्स फॉर्मूला. ये हो जाएगा CO, है ना. और रिएक्शन क्या होगी? CO प्लस H2O विल गिव CaOH का होल ट्वाइस प्लस सम हीट, प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, है ना. Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 is double the amount of name this gas. ये जो गैस थी जो कलेक्ट हुई, है ना, एक टेस्ट ट्यूब में इन एक्टिविटी 1.7 में, वो डबल क्यों थी कलेक्टेड अमाउंट में जो कि हुई? इस गैस का नाम बताइए. ठीक है. तो हमसे ये पूछा गया ये जो गैस है ये डबल अमाउंट में क्यों थी, है ना, डबल अमाउंट में क्यों कलेक्ट हुई एक्टिविटी 1.7 में, है ना. तो इस गैस का नाम बताइए. तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो H2 है वो कंटेन्स करता है हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन के 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, है ना, 2 एटम्स से. तो इसलिए 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का. ओके. तो तभी तो बना H2O, मतलब H के 2 हैं, O का 1 है, H2O बस. और इस गैस का नाम क्या था जो डबल थी? हाइड्रोजन. और ये किस रेशियो में प्रेजेंट है? 2:1. बस ख़त्म. एक्टिविटी 1.2.3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. एक्टिविटी 1.9 पढ़ते हैं. क्या है? हमने 3 आयरन नेल्स ली, उनको क्लीन किया सैंड पेपर से, है ना. और 2 टेस्ट ट्यूब ली, उनमें मार्क कर दिया A और एक को मार्क कर दिया B इस टेस्ट ट्यूब में, है ना. हमने 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी लिया, है ना. जो 2 आयरन नेल्स थी, क्या द 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्स्ड. देखो हमने इसमें धागा बांध दिया पहले, है ना. उसमें धागा बांधने के बाद उसको हमने इमर्ज किया, वाटर में डुबाया. इमर्ज इन वाटर केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी में लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे, है ना, कि वन साइड एक को बाहर रख के कंपेरिजन के लिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, किससे करेंगे, है ना. 20 मिनट के बाद आयरन नेल को बाहर निकालिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और कंपेयर कीजिए. कॉपर सल्फेट एंड क्या लिखा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. ये रहा हमारा. देखो कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर की इंटेंसिटी कंपेयर कीजिए कॉपर सॉल्यूशन की इन टेस्ट ट्यूब ए और बी के बीच में कंपेयर कीजिए, जैसे कि फिगर 1.8 बी में दिखाया गया है एज स्टूडेंट फिगर 1.8 बी. ओके. ये भी कंपेयर कीजिए, जो कलर है वो कंपेयर कीजिए. किसका कलर कंपेयर करना है हमें? किसका?
ये रहा आयरन नेल्स का, जो कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की थी और एक को बाहर रखा था। फिगर 1.8b में ये भी दिखाया गया। ओके ठीक है, अब आते हैं अपने फिगर 1.8b में। देखिए ये जो देखो जिस टेस्ट ट्यूब में हमने रखा था क्या, इस टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल रखी थी। क्या रखी थी? आयरन नेल। तो इसका जो कलर है वो हल्का हल्का फेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो Fe है उसने डिस्प्लेस कर दिया Cu को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। मतलब Fe जो है उसने कॉपर को सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो क्या हो गया? FeSO4 बन गया। बस FeSO4 बना। अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि FeSO4 बन गया, जो Cu है वो इसके ऊपर इसकी लेयर फॉर्म हो गई कि यहाँ पे आयरन नेल के ऊपर। ओके अब देखो, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स? बिकॉज देखो इसका आंसर ये होगा कि ब्राउनिश इन कलर क्यों हुई, क्योंकि जो कॉपर है उसकी जो एक लेयर फॉर्म हो गई इस नेल के ऊपर, और जो कॉपर सॉल्यूशन इसलिए फेड हो गया क्योंकि जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो हमारा क्या बन गया? Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। देखिए इस रिएक्शन में जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया दूसरे एलिमेंट कॉपर को उसके फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से या फिर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, then this is known as the displacement reaction. It is known as displacement reaction, signal displacement. Okay देखिए तो कुछ और एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वो ये है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। तो Zn है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट है, और Pb जो है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। P मतलब लेड। वैसे यहाँ पे लिखा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके तो ठीक है, एक्टिविटी 1.10 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, है ना, और दूसरे में लीजिए 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मिक्स कीजिए सॉल्यूशन को फिगर जैसे कि हमें फिगर 1.9 में दिखाया गया है। अब इसमें पूछा हम व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखिए हम ऑब्जर्व करेंगे जो एक वाइट सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्यूबल था वाटर में, विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्यूबल था वाटर में, है ना, इज फॉर्म्ड है वो जो कि फॉर्म्ड हुआ। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। जो ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि फॉर्म्ड हुआ ये क्या था? एक प्रेसिपिटेट था। क्या था? एक प्रेसिपिटेट था। ओके देखिए ये एक प्रेसिपिटेट है ना, और एनी रिएक्शन कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोड्यूस होता है एक प्रेसिपिटेट उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि एक्टिविटी 1.2 में भी था। एक्टिविटी 1.2 में क्या था? लेड आयोडाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट बच रहा था, तो वो क्या थी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। ओके कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, ऑब्वियसली होता है प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्यूबल होगा। अगर सॉल्यूबल होगा तो फिर वो प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं। इनसॉल्यूबल होगा तभी तो वाटर के नीचे आ जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन के नीचे आ जाएगा ना, तभी तो हम बताएं ना कि हाँ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ओके तो जैसे कि हमें दिखाया गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 प्लस NaCl2। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो Na है उसने डिस्प्लेस कर दिया है Ba को उसके क्लोराइड के सॉल्यूशन से या फिर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से विच इज़ क्लोराइड। तो क्या हो गया? NaCl। और जो बेरियम है उसने Na को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या फिर सल्फेट सॉल्यूशन से या फिर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से विच इज़ सल्फेट, तो BaSO4। ओके व्हाट कॉज इज दिस? ये इसे क्या कॉज करता है ना? राइट द वाइट प्रेसिपिटेट इज BaSO4। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट था ये क्या था? BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये था वाइट प्रेसिपिटेट, है ना, जो कि फॉर्म हुआ था रिएक्शन के SO2SO4 एंड Ba2 प्लस। देखो द अदर प्रोडक्ट फॉर्म, जो अदर प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे वो ये थे सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में ही रह गया था। such a reaction in which there is exchange of ions between the reactions are take place are called double displacement reaction। वो रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता हो उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। द रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, रिकॉल कीजिए एक्टिविटी 1.2 को। मैंने आपसे कहा था लेड नाइट्रोजन पोटेशियम हाइड्राइड, वहीं पे ऐसे ही हुआ, वैसे यहाँ पे आ गया। रिकॉल कीजिए एक्टिविटी 1.2 को, जहाँ पे आपने मिक्स किया था लेड नाइट्रेट को पोटेशियम हाइड्राइड को। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? यस, येलो, है ना। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? यस, वी नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड PBI, है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये आप कर लीजिएगा। ओके, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 1.2.5 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्टिविटी 1.11 पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश को मतलब हीट कीजिए जिसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर हो ना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ठीक है, जो सरफेस था कॉपर पाउडर का वो बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड, वो कॉपर सेकेंड से ब्लैक कोटेड हो जाएगा, काला कोटेड कॉपर ऑक्साइड से, है ना, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से ब्लैक कोटेड हो जाएगा। वाई वाज दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म? ये ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड क्यों हुआ? देखिए, तो ये इसीलिए हुआ, जो ऑक्सीजन है कॉपर के साथ जुड़ गई और कॉपर ऑक्साइड जो है वो फॉर्म्ड हुई। मैंने आपसे कहा था जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो एयर में, तो हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कह रहे होते हैं कि वो चीज़ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही होगी। वैसे यहाँ पे हुआ, जब हमने कॉपर पाउडर को बर्न किया तो हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो अपने आप इसमें ऐड होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में मिल गई, उसने रिएक्ट करा कॉपर के साथ। ओके, 2Cu + O2, ये रिएक्शन थी वो कुछ इस टाइप से थी, Cu + O2 Cu, 2Cu + O2, तो हमने इसको हीट किया तो क्या आया? 2CuO, है ना। अगर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इस हीटेड मटेरियल से CuO से, है ना, जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस से वो ब्राउन में बदल जाएगी। एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी होगी और कॉपर जो है वो ऑब्टेन्ड होगा। तो देखिए CuO + H2, CuO + H2, एक बात ध्यान रखना, जो H2 है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा प्लस Cu हो जाएगा। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ऑल्सो दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन करता है एक रिएक्शन के दौरान तो हम लोग इसे कहते हैं ऑक्सीडाइज, और एक सब्सटेंस अगर लॉस करता है ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन के साथ तो हम उसे कहते हैं रिड्यूस्ड, है ना। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन को लूज़ किया है, ऑक्सीजन लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। ओके, इस वाले रिएक्शन में Cu है, CuO + H2, तो इस यहाँ पे Cu देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन दे रिड्यूस होने के लिए, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है रिएक्शन के बाद, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दोनों हमेशा रिएक्टेंट में ही होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट्स में ही होंगे। ओके, ड्यूरिंग अ रिएक्शन सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, ये तो हमने पढ़ा किसके? ऑक्सीजन के टर्म में। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के टर्म में क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन के टर्म में हाइड्रोजन रिमूव होगी, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगी और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी। बस उल्टा हो जाएगा, उस जैसे ऑक्सीजन में उसका उल्टा हो जाएगा, बस ठीक है। और जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि CuO + H2, है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये रिडक्शन एजेंट था। देखो, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कुछ और एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन के वो ये हैं, जैसे कि ZNO + C, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या हो ना, Zn + CO क्या होता है? मोनो ऑक्साइड। ओके, MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2, ये एग्जाम्पल कुछ और थे, ठीक है। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ था तो CO में, और ZNO जो है वो रिड्यूस्ड हुआ था Zn में, है ना। देखिए, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। देखो,
इसमें Cu जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है CuO में, और O2 जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है ओ, बस खत्म। इसमें क्या हुआ है, Cu इज रिड्यूस टू Cu एंड H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, है ना, ठीक है। इसमें क्या Zn उसी में क्या है, Zn इज रिड्यूस टू Zn एंड Cu इज ऑक्सीडाइज टू Co, बस वैसे यहाँ पे लिखा है। और इसमें HCl ऑक्सीडाइज टू, देखो MnO2, Mn is reduced to Mn, yes ये रहा, whereas MnO2 is reduced to MnCl2, MnCl2 में रिड्यूस हो गया, और HCl जो है वो क्या है, अब एग्जाम है ना, MnCl2 में, और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, बस HCl जो है वो H2O में हो गया, बस खत्म। इतनी सी बात थी, खत्म खेल। अगर सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को एक रिएक्शन के साथ, तो वो रहता है रिड्यूस्ड। देखो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है और हाइड्रोजन को गेन करता है एक रिएक्शन के दौरान, ऑक्सीजन को लूज, ऑक्सीजन गवा देता है मतलब, और हाइड्रोजन को गेन कर देता है, उसको कहते हैं रिड्यूस्ड। ओके, रिकॉल करो एक्टिविटी 1.1, जब हमने मैग्नीशियम नियोन को जलाया था एक डेजलिंग एयर में, मतलब डेजलिंग फ्लेम इन एयर, ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ था, Mg तो थी वो क्या हुई थी, ऑक्सीडाइज हुई थी, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ था। एक और है यहाँ पे कोरोजन और रेंसिडिटी वाला एग्जांपल, वो भी पढ़ लेते हैं साथ में। ये कोरोजन और रेंसिडिटी हमें इसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये हमारा एक टॉपिक है कोरोजन रेंसिडिटी। देखिए ये कोरोजन जो रेंसिडिटी है डिलीटेड है, पर फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग, हमने ऑब्जर्व किया जो आयरन आर्टिकल्स वो शाइनिंग होते हैं जब वो नए होते हैं, लेकिन जब वो फिर वो उसके बाद जो कोटेड हो जाते हैं किसी रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ, जब मुझे थोड़े सम टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को हम जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से। कुछ और मेटल्स हैं जो है, सम अदर मेटल्स गेट टेनिस, जो टार्निश हो जाते हैं इसी सेम मैनर में। हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया जो कलर है कोटिंग का, है ना, फॉर्म कॉपर एंड सिल्वर, जो कि फॉर्म होती है कॉपर में और सिल्वर में। जब एक मेटल अटैक्ड होता है या फिर कोई सब्सटेंस के द्वारा अराउंड इट, उसके आसपास, ये इट सच एज मॉइस्चर, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, है ना, उसे हम लोग कहते हैं कोरोइड। तो हम उसे कहते हैं इट इज़ सेड टू बी कोरोइड, उसको हम कहते हैं कोरोइड हो गया है। एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोरोजन। जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे और ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, है ना, वो कुछ एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। कोरोजन जो है वो कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़, इसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है कार बॉडीज़ में, ब्रिजेस में, आयरन रेलिंग्स में, शिप्स में, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, और सभी ऑब्जेक्ट्स में जो कि मेटल के बने होते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन में। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना। देखिए केवल एक मेटल है जिसकी कोरोजन को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, वो है आयरन। आयरन की जो कोरोजन है उसको नेम दिया गया है रस्टिंग, केवल यही एक मेटल। ओके, every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। हर साल बहुत सारी मनी की अमाउंट जो स्पेंड की जाती है रिप्लेस करने के लिए डैमेज आयरन को। यू विल लर्न अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, आपने पढ़ा होगा कोरोजन के बारे में चैप्टर 3 में। आप पढ़ते हैं रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा कुछ रह गया था, कहाँ गया, ये रहा, यस ये रहा, रेंसिडिटी है ना। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपने कभी टेस्ट किया या फिर स्मेल की है जो मतलब फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फैट या फिर ऑयल होता है, जब उन्हें छोड़े लंबे टाइम तक छोड़ देते, तो आपने क्या उनकी कभी स्मेल और टेस्ट किया उन्हें? देखिए क्या होता है ना, जब हम फैट को और ऑयल, फैट होते हैं और ऑयल होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो रेंसिड बन जाते हैं, यानी कि रेंसिड हो जाते हैं, और उनकी जो स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू फूड। देखिए यूजली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो सब यूजली जो सब्सटेंसेज जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो ऐड किए जाते हैं फ़ूड कंटेनिंग फैट में और ऑयल में। देखिए इन फूड्स में ऐड किए जाते हैं जो कंटेन करते हैं फैट को और ऑयल को, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA और BHT, ये दो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली
फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स। क्या आपने देखा है जो चिप्स में यूजली वो फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस, मतलब जो चिप्स उन्हें पैक करते हैं गैस के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन टू प्रिवेंट करने के लिए चिप्स को ऑक्सीडाइज होने के। देखो जो नाइट्रोजन है वो थोड़ी कम रिएक्टिव होती है और गैसेस के मुकाबले, तो ये जो है ये बचाती है ऑक्सीडाइज होने से किनको, इन फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स को प्रिवेंट होने से प्रिवेंट करती है। सॉरी नाइट्रोजन कैसे वो कम रखती, तो ये प्रिवेंट करती है ऑक्सीडाइज होना फैट कंटेनिंग फूड्स का, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स का। ठीक है, क्वेश्चन ये रहे, व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन इज डिप्ड इन। इसका आंसर आपको पता है, बिकॉज द Fe यानी कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ये एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी। देखो एक कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई अलग एग्जाम्पल दीजिए जो कि एक्टिविटी 1.10 में दिया गया, तो उसके अलावा। ठीक है, तो हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड है ना। तो ये जब ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या होगा AgCl प्लस NaNO3, बस AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा वो क्या आपने अभी तक क्या सीखा। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही, बाय बाय। हाँ यस गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर जाएगा।